आज के सांध्यकालीन सत्र में भारतीय विज्ञान संचारक समूह में बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी वर्मा जी का, रेमेडियल साइंस टीचर, and she's going to tell us about Dashaavatar and evolution. So let us learn from her. पल्लवी जी बहुत 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 स्वागत है आपका. प्लीज कंटिन्यू मैम, आप लाइव हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू मैम. सबसे पहले तो मैं अपने इंडियन साइंस कम्युनिकेटर्स ग्रुप के फाउंडर्स अनिल त्रिपाठी सर, को फाउंडर सौरभ जी के साथ साथ वंदना विश्वास मैम, निशु जायसवाल जी, स्मृति हेरा जी, ज्योत्सना जी और गीता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज एक बार फिर उन्होंने मुझे इस मंच पे अपने विचार प्रकट करने का मौका प्रदान किया. और आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा साइंस और मैथोलॉजी से मिला जुला है. जो हम अपना शास्त्र पढ़ते हैं, धर्म पढ़ते हैं, और वो किस तरीके से हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है, कैसे हम उसको एक दूसरे में कोरिलेट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ आज. जैसा कि हमारा आज का टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, दशावतार एंड इवोल्यूशन. दशावतार और इवोल्यूशन ये क्या है? दशावतार तो हम सब जानते हैं, जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहा है. दशावतार मतलब विष्णु जी के 10 अवतार, और ये 10 अवतार में से 9 अवतार तो हो चुके हैं, एक अवतार अभी फ्यूचर में आने वाला है. इसको हम कैसे को रिलेट कर रहे हैं विज्ञान से? अब सबसे पहली बात हमको ये समझनी है कि इवोल्यूशन क्या होता है. इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ. जो हमारा जीवन है वो बायोलॉजिकल लाइफ कैसे डेवलप हुआ, कैसे पहला एनिमल था. पहला एनिमल तो सिंगल सेल था, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. हम शुरुआत करेंगे वर्टिब्रेट से, फिश से, क्योंकि हमारा दशावतार भी मत्स्य से स्टार्ट होता है, तो हम यहीं से स्टार्ट देते हैं. तो जैसे डार्विन का इवोल्यूशन का थ्योरी है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, कैसे एक के बाद एक ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ और हमारा विकास हुआ, उसके हिसाब से जो हमारे 10 अवतार हैं वो कैसे आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. डार्विन ने जो भी किया, जो भी थ्योरी दी है, वो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से है. लेकिन दशावतार को मेरी जो समझ है, मैं जो सोचती हूँ, वो इवोल्यूशन के साथ साथ, ग्रोथ के साथ साथ एक कॉन्शियसनेस भी आई है. कॉन्शियसनेस इन इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन कैसे हम कॉन्शियस हुए, हमारे अंदर जागरूकता कैसे, एक अवतार से दूसरे अवतार में क्या अंतर है, ये धीरे धीरे हर स्लाइड के साथ आपको ज्यादा क्लियर होगा. मेरा आज का यही कहना है कि इवोल्यूशन इन लाइफ एंड इवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस. इवोल्यूशन इन लाइफ डार्विन ने दी, और हमारा दशावतार इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस है, और दोनों ही विकास के लिए जरूरी है. तो जैसा कि हमारे शास्त्रों में, आई होप आई एम ऑडिबल, जैसा कि हमारे शास्त्रों में ये है लिखा हुआ कि जो विष्णु जी का पहला अवतार है, वो पहला अवतार है हमारा मत्स्य अवतार. मत्स्य अवतार यानी कि ये पूरी तरीके से जैसे डार्विन्स की थ्योरी है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है कि मत्स्य यानी कि मछली, और जीवन का प्रारंभिक जो पहला इवोल्यूशन थ्योरी है डार्विन्स की, वर्टिब्रेट की, उसमें फर्स्ट है फिश, जो कि पानी में, यानी जीवन पानी में ही शुरू हुआ. पहला जीवन पानी में ही शुरू हुआ. तो हमारा जो मैथोलॉजी, जो धर्म के हिसाब से हमारा विकास है, उसमें विष्णु जी का पहला अवतार मत्स्य अवतार है. मत्स्य अवतार यानी प्रारंभिक पहला अवतार मछली का. दूसरा अवतार कूर्मा अवतार. अब मछली से, पानी से जीवन धीरे धीरे धरती की तरफ आया. पानी से जीवन, धरती, कोई भी चीज एकदम से नहीं बदल जाती, ग्रेजुअली चेंज होता है. ग्रेजुअली मतलब थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है. और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन का बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है. तो धीरे धीरे कैसे मछली से, पानी से वो जमीन पे आना शुरू हुआ लाइफ.
स्टार्टिंग किसी फिश को आप पानी से बाहर निकाल के रख दीजिए तो वो तो मर जाएगी, लेकिन एक ऐसे स्पीशीज है जिसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस, वो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी सरवाइव करते हैं। तो हमारा जो विष्णु जी का दूसरा अवतार है वो कूर्मा अवतार। कूर्मा अवतार वो कछुआ जिसको बोलते हैं, कच्छप, कच्छप अवतार, वो जमीन पे भी सरवाइव कर सकता है और पानी में भी सरवाइव कर सकता है। तो लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। अब हमारा जीवन पानी से धीरे धीरे बाहर निकल के लैंड की तरफ आना शुरू हो गया। तीसरा अवतार हमारा है वराह अवतार। अभी तक क्या था, मछली, मछली के बाद टर्टल यानी कि मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार के बाद कूर्म अवतार, ये दोनों पानी से रिलेटेड थे। पानी से रिलेटेड के साथ साथ जब ये जीवन प्रजनन करते थे तो अंडे के फॉर्म में करते थे। यहाँ पे क्या हुआ, हम वराह अवतार जब प्रभु ने लिया तो ये कंप्लीटली लैंड एनिमल था, पानी में सरवाइव करना नहीं पाता। ये इसको सरवाइव थोड़ी देर के लिए जाएगा लेकिन पानी में वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, स्विम करेगा लेकिन सरवाइव करने के लिए उसको लैंड पे ही आना पड़ेगा। प्लस एक और रिवोल्यूशन हुआ, अब ये अपने जैसे बेबीज प्रजनन करने लगा, यानी कि अंडे से अब हम बेबीज पे आ गए, मैमल हो गया ये। और ये पूरी की पूरी तरीके से अर्थ पे रहने लगा, मतलब पानी से जीवन अब हमारा धरती की तरफ अग्रसर हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने बोला कॉन्शियसनेस आई, कॉन्शियसनेस इन द फॉर्म ऑफ नरसिंह भगवान। कैसे, अब हम वराह अवतार जब था, वराह अवतार में हमने देखा कि जो प्राणी है उसका फेस थोड़ा कॉनिकल है, लंबा है, चौड़ा है। नेक्स्ट जो हमारा भगवान का अवतार हुआ, चौथा अवतार नरसिंह अवतार, ये एक तरह के प्राइमेट्स थे। प्राइमेट्स क्या होते हैं, जो एक तरीके के मैमल ही हैं लेकिन वो पूरी तरीके से ना तो इंसान है और ना ही वो पूरी तरीके से पशु, वो मिक्सचर है, उनका बॉडी मिक्सचर है, थोड़ा इंसान जैसा है, मनुष्यों जैसा है, थोड़ा सा पशुओं जैसा है। जैसे कि लामूर, बंदर जिसको हम देखते हैं, कुछ कुछ कैट फैमिली, कैट फैमिली मैंने इसलिए लिखी क्योंकि नरसिंह अवतार जो है वो सिंह का अवतार है। शेर, शेर, चीता, बाघ, ये जितने भी आते हैं ये कैट फैमिली के मेंबर्स होते हैं। इनका बॉडी क्या होता है, इनका बॉडी, ये मैमल होते हैं हर तरीके से, इनके हाथ पकड़ने जैसे होते हैं। अब तक जितने भी थे, चाहे वराह हो, चाहे मत्स्य हो, चाहे कूर्म हो, इनको ग्रास्पिंग पावर नहीं थी, ये किसी चीज को पकड़ नहीं पाते थे। लेकिन यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ धीरे धीरे कि अब उनको ग्रास्पिंग पावर आया, इनका ब्रेन आया, ये सोचने समझने लगे। इनका फेस जो है वो कॉनिकल से, चाहे मत्स्य, चाहे कूर्म है, चाहे बड़ा है, इनका फेस कैसा है, थोड़ा सा एलोंगेटेड है, थोड़ा सा लंबा है। लेकिन अब मत्स्य अवतार के सॉरी नरसिंह अवतार में फेस का एक फ्लैटनेस आई, फेस में एक पर्टिकुलर शेप आया फेस का। फेस का शेप पहले भी था बट अभी थोड़ा फ्लैटिंग फेस हो गया, फेस हो गया। अब यहाँ पे ये जो है, अब तक जिसमें जो भी अवतार थे या एवोल्यूशन था, उसमें बहुत ज्यादा तार्किक या सोचने वाली क्षमता नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सब कुछ के बाद धीरे धीरे ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और ह्यूमन वैल्यूज थोड़ी थोड़ी इनकलकेट होने लगी, थोड़ी थोड़ी ह्यूमन वैल्यूज आने लगी, समझ आने लगी, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अब इस अवतार के बाद, चौथे अवतार के बाद, जो विष्णु जी का पांचवा अवतार है वो है वामन अवतार। वामन अवतार भी देखने में तो एकदम ह्यूमन जैसा ही है, लेकिन ये प्योर ह्यूमन नहीं है। अगर हम आप देखिए वामन अवतार तो बोला जाता है कि इनकी हाइट कम है, बोला क्या जाता है, ये यही दिखाता है। होम इंडियंस का ये कैरेक्टरिस्टिक है। होम इंडियंस मतलब जिनकी बॉडी शॉर्ट हाइटेड है, शॉर्ट हाइटेड है, फिजिकली लेस डेवलप्ड इसलिए बोलेंगे, उनके हाथ हैं, पैर है, ब्रेन है, लेकिन प्रपोर्शन बराबर नहीं है। प्रपोर्शन बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि हाइट कम है बट फोर लिम्ब, मतलब जिसको हम हाथ बोलते, वो थोड़े ज्यादा ही लंबे। लेकिन
इन सब के बावजूद अभी तक इसके जस्ट पहले तक के जितने भी अवतार हैं, अगर हम उनको कोरिलेट करते हैं अपने डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी से, तो वो थोड़े झुक के 4 पैर पे चलने वाले। यहाँ पे बॉडी सीधी हो गई, खड़ी होने मतलब स्ट्रेट चलने लगे, लेकिन थोड़ा प्रपोर्शन में अलग है। प्रपोर्शन यहाँ पे 4 हैंड लंबा है, ब्रेन डेवलप्ड है, बॉडी छोटी है, लेकिन यहाँ पे आप लैंग्वेज स्टार्ट हो गई, बोलने लगे, लैंग्वेज की स्किल आ गई कि हम कम्युनिकेट करने लगे। यानी कि जो हमारा 5वां अवतार है वो ऑलमोस्ट पूरा एक फुल ह्यूमन के फॉर्म में आने को रेडी हो गया। अब यहाँ से जो हमारा 6ठा विष्णु भगवान का अवतार है, जिसको हम 6ठा अवतार मानते हैं, वो है हमारे परशुराम जी। परशुराम जी का जो अवतार है, वो अवतार वामन अवतार से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक परफेक्ट ह्यूमन शेप आया, एक परफेक्ट बॉडी शेप आया कि प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए। इरेक्टेड बॉडी मतलब सीधी खड़ी हो गई बॉडी। थोड़ा सिविलाइजेशन की तरफ, जो हमारा पहला मनुष्य का सिविलाइजेशन है कि हथियार यूज करने लगे, शिकार करने लगे, सही गलत की समझ आई, थोड़ी रफ टफ और अग्रेसिव बॉडी है। मतलब वो शिकार कर रहा है, अपना सर्वाइवल करने के लिए वो शिकार करने लगे, मैन विथ एक्स, यानी कि उनको टूल्स चलाने आने लगे। अब यहाँ पे ये जो टूल्स हैं, ये बहुत रिफाइंड सोफिस्टिकेटेड टूल्स नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि परशुराम जी को आज की डेट में भी जीवित माना जाता है। ऋग्वेदा हमारा ये कहता है कि जो विष्णु जी का 6ठा अवतार परशुराम जी हैं, वो आज भी जीवित हैं। अब अगर इसको हम थोड़ा सा कॉन्शियसनेस के हिसाब से देखें, तो ये अवतार हमारे आज के ट्राइबल्स को शो करता है। मतलब कैसे ट्राइबल्स को शो करता है कि इनके अंदर ट्राइबल मेंटालिटी क्या है, वो सरवाइव करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन नहीं है उनके अंदर। लाइफ है लेकिन पोजिशन नहीं है, मतलब वो एक सभ्य समाज जैसे नहीं रहते, खाते हैं सब कुछ, जितनी चीजें हैं जरूरतें हैं लाइफ की, वो पूरा करते हैं, लेकिन उनका एक कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, और वो जंगलों में रहते हैं। तो एक जो कहने का अर्थ है या कोरिलेशन का अर्थ अगर मैं निकालना चाहूँ, तो ये होता है कि आज की डेट में भी जंगलों में हमारे ट्राइब्स जिंदा हैं, ट्राइबल्स हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि वो कितना भी सिविलाइज्ड हो जाएं, हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, पर वो रेसेस आज भी हैं। तो परशुराम जी का एग्जिस्टेंस इन मॉर्टेलिटी ये शो कर रही है कि ट्राइबल्स का एग्जिस्टेंस है, अभी भी है। चाहे हम कितना भी शहरों में आ गए, कितनी भी भौतिकता में आ गए, कितना भी हमने इन्वेंशन कर लिया, कितने भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे ट्राइबल्स आज की डेट में सरवाइव कर रहे हैं। तो ये परशुराम जी का अवतार का एक इवोल्यूशन टू कॉन्शियसनेस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से पूरा ह्यूमन बीइंग के रूप में ये डेवलप हो गए। 7वां अवतार जो हमारे रामचंद्र जी को आता, जिनको हम बोलते हैं परफेक्ट मैन। किसी को अगर हमें कॉम्प्लीमेंट देना है तो हम बोलते हैं परफेक्ट मैन। परफेक्ट मैन मतलब जिनके अंदर अब वैल्यूज, ग्राउंड लेवल वैल्यूज स्टार्ट हो गई, उनके अपने एथिक्स स्टार्ट हो गए, सिविलाइज मैनर। एक अभी तक परशुराम जी में क्या था, सब कुछ था लेकिन सिविलाइजेशन नहीं था उस अवतार तक। गलत है तो मार दो, भूख लगी है तो कैसे भी शिकार करो, एक सोफिस्टिकेशन नहीं था। लेकिन जब राम अवतार आया, राम अवतार के समय में जो एक सिस्टम डेवलप हुआ, ग्रेजुअल इवैल्यूएशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द सोसाइटी अगर हम देखें, हम एक कल्चर्ड सोसाइटी डेवलप करने लगे। अभी तक कल्चर्ड सोसाइटी जो जितने भी अवतार हुए उसमें नहीं उन्होंने प्रवेश किया। रामचंद्र जी के समय में स्टार्ट हुआ है
लीडरशिप, हीरोइज्म, मतलब एक नेता, एक नायक, लीडरशिप कैसे करनी है, परिवार का क्या वैल्यू है, एथिक्स क्या होते हैं, इन्होंने रिलेशनशिप को महत्व देना शुरू किया। तो टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स नेचर, टू हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, सोसाइटी कैसे डेवलप हो रही है, नेचर कैसे डेवलप हो रहा है, हमारा रहन सहन कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे हम ग्रेजुअली सिविलाइज्ड होते जा रहे हैं, ये हमारा रामचंद्र जी के अवतार में पूरी तरीके से दिखाता है कि क्या एक परिवार में स्पाउस के साथ पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन का रिलेशन होना चाहिए, बच्चों का रिलेशन होना चाहिए, क्या समाज में वैल्यूज होनी चाहिए, लीडरशिप का क्या महत्व है, कैसे गवर्नेंस होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। ये इवोल्यूशन यहाँ से एक वेल एजुकेटेड, वेल डेवलप्ड सोसाइटी इस अवतार के साथ हम जोड़ते हैं। यहाँ पे रामचंद्र जी का अवतार का, विष्णु जी के 7वें अवतार रामचंद्र जी में अगर हम जोड़े तो ये चीज जुड़ती है। अब आया हमारा 8वां अवतार कृष्ण जी। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा था, रामचंद्र जी तक सोसाइटी में एक आदर सम्मान, एक रिश्ते में समझ, मानवता, सब कुछ था। अगर कोई आपका बुरा नहीं कर रहा है तो आप भी उसका बुरा नहीं करेंगे, कोई बुरा कर रहा है तो पहले उसको संभालने की कोशिश करेंगे, जो रामचंद्र जी ने की। कृष्ण जी जब डेवलप का अवतार जब आया, कृष्ण जी के अवतार के साथ जितने भी हम लोग हैं सब जानते हैं, सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है कंस का वध और महाभारत का युद्ध। ये भी तो सिविलाइजेशन का ही पार्ट है, लेकिन कैसे इवोल्यूशन के साथ हम इसको कैसे कोरिलेट करें। रामचंद्र जी और कृष्ण जी में एक बहुत बड़ा अंतर था। रामचंद्र जी में ठीक है, वनवास था, एक सिविलाइजेशन था, जो कुछ भी था, परिवार में प्रॉब्लम, मतलब माता कैकेयी की वजह से वो गए। अगर हम मैथोलॉजी में पूरा नहीं जाएंगे, हम इवोल्यूशन के हिसाब से जोड़े जो सोसाइटी में हमारा हो रहा है, तो यहाँ पे आपस में रिवेंज या एंगर, हेट्रेड, ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई। लोग पॉलिटिकल एक दूसरे पे भारी मतलब हावी होने लगे, फ्रस्ट्रेशन होने लगा, रिलेशनशिप में जेलसी की भावना डेवलप होने लगी। इन सारी चीजों को कृष्ण जी ने कैसे संभाला, एज अ मेंटर, एज अ negotiator, as a protector of peace and positive value, believe on earth, जो गीता का सार दिया। उस टाइम उस ज्ञान की बहुत जरूरत थी, क्योंकि बहुत निगेटिविटी हो गई थी पूरे समाज में। उस समाज को वापस एक पैटर्न पे, एक ढंग के ढर्रे पे ले आने के लिए विष्णु जी का 8वां अवतार कृष्ण जी का, यानी कि ग्रेजुअल सोसाइटी में भी इवोल्यूशन तो होता ही है, हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। पहले जो थे हमने डेवलप किया, उसके बाद हमने कुछ और चीजें इनकलकेट की, फिर कुछ और चीजें हुई, तो जब कृष्ण जी के समय आए तो ये युग बहुत ही ज्यादा डेवलप था। यहाँ पे बहुत सारे विकास हुए थे। जो एटॉमिक, जो महाभारत का वार होता है उसको हम एक तरीके से एटॉमिक वॉर बोलते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छा खासा डेवलप्ड युग है। लेकिन जो एक मानसिकता, ह्यूमन मेंटालिटी, ह्यूमन ग्रोथ, उसमें बहुत सारा निगेटिविटी था, आपस में एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थी। उस चीज को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये कृष्ण जी का अवतार 8वां अवतार था। अब यहाँ तक के जितने भी अवतार हैं, इनका हमको वर्णन हमारे वेदों में, ऋग्वेद में स्पेशली मिलता है, वहाँ भागवत पुराण में भी मिलता है, श्रीमद् भागवत गीता जो है उसमें भी मिलता है। लेकिन जो 9वां अवतार है भगवान गौतम बुद्ध का, ये अवतार का वर्णन हमें हमारे ऋग्वेद या भागवत गीता में नहीं, लेकिन फिर भी इनको अवतार की श्रेणी में डाला गया है। इनको अवतार की श्रेणी में इसलिए डाला गया है क्योंकि कृष्ण जी की मृत्यु के साथ साथ ऐसा बोला जाता है कि द्वापर युग समाप्त हुआ, और उस समय तक जितनी भी
अर्थ पे जातियां थी, उनमें आपस में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट था, पीस नहीं रह गया था। बुद्ध जी को स्पिरिचुअल पाथ मतलब लोगों के अंदर ज्ञान, शांति, कैसे इन सारी चीजों को, जीवन को जीने का कैसे तरीका सिखाया गया कि इन सारी चीज, अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है और आपके पास सारी फैसिलिटी है तो आपको उसका कोई मजा नहीं आएगा, आप हमेशा दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। तो एक इंटरनल जो पीस होता है, जो खुशी होती है, वो तभी आती है जब आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होता है। वो सेटिस्फैक्शन कैसे आएगा? वो सेटिस्फैक्शन आएगा ज्ञान से, नॉलेज से। तो एज अ स्पिरिचुअल गुरु पहली बार बुद्ध जी ने उस चीज को सबके अंदर काफी बड़ी मात्रा में स्प्रेड की। तो इनको एज पर ऋग्वेद या भगवत गीता के हिसाब से विष्णु जी के अवतार में कहीं मेंशन नहीं है, बट ह्यूमंस ने, कुछ हमारे गुरुओं ने, कुछ जो भी लर्नेड लोग हैं, उन्होंने गौतम बुद्ध को भी डाला है 9वें अवतार के रूप में। अब हमारा जो फ्यूचर का अवतार है, कल की अवतार, कल की अवतार हमें कैसे पता? अब यहाँ पे एक चीज आती है, डार्विन ने जितना भी एवोल्यूशन थ्योरी दिया है, वो एवोल्यूशन थ्योरी जो है आपकी बेस्ड है, जो चीजें आपकी प्रेजेंट हैं, जो हो चुकी हैं, जो डेवलप्ड हैं, जिनके प्रूफ हैं आपके पास, उनके हिसाब से, उनके अनुसार स्टडी करके, रिसर्च करके ग्रेजुअली वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन थ्योरी बनाई गई है। लेकिन कल की अवतार तो अभी तक आया ही नहीं है, लेकिन हमारे पुराणों में हर जगह लिखा है कि ये मैन ऑफ फ्यूचर है, ये अवतार हमारे इनकारनेशन ऑफ विष्णु जी, ये हमारे 10वें अवतार हैं और ये एंड ऑफ कलयुग आएंगे। अब युगों की उम्र, कितने युग होते हैं, ये सब एक अलग चर्चा का विषय है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन कल की अवतार जो है, जो हमारे पुराणों में लिखा है और इवोल्यूशन से कैसे जुड़ा हुआ है, कल की अवतार, जैसा कि कहीं भी जाइए आप देखिए कल की अवतार, कल की अवतार में दिखाते हैं कि वो घोड़े पे, पंख वाले घोड़े पे चढ़ के आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, लेकिन आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कभी भी घोड़ा उड़ सकता है, पता नहीं, विष्णु अगर लिखा है तो हो सकता है, लेकिन ये मैन ऑफ वेपन है, ये टेक्नोलॉजी से भी है, ये फ्यूचर मैन है, ये फ्यूचर मैन। अब ये जो प्रोडिक्शन है, डिपिक्शन है कि पिक्चर फॉर्म में, घोड़े के फॉर्म में दिखा रहा है, मे बी ये कोई उनका क्राफ्ट हो, स्पेस क्राफ्ट हो, वो उनका एक, आप ऐसे सोचिए जैसे हम एवोल्यूशन हुआ है, अगर आज से कुछ ही साल पहले, 20-22 साल पहले या 10-15 साल पहले भी हम कहें कि हम छोटे से मोबाइल फोन से पूरी दुनिया में एक दूसरे को देख पाएंगे, तो नहीं, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स भी उस पर बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैथोलॉजी के हम टेक्नोलॉजी में जाएं, तो संजय ने महाभारत देखी थी, उनकी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखी थी, तो टेक्नोलॉजी थी। तो कैसे आज शायद वहां पे स्क्रीन रही होगी या कुछ रहा होगा, पता नहीं, यू नेवर नो, मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर मैं इसको इवोल्यूशन के साथ जोड़ूं, कल की अवतार के साथ, तो हो सकता है ये इनका कोई व्हीकल हो, फ्यूचर व्हीकल हो, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये मैन ऐसा है कि इनका जो वर्णन हमें वेदों में मिलता है, वो ऐसा वेद मिलता है कि एंड ऑफ कलयुग हमारा जो भी अर्थ का सिविलाइजेशन है, वो बहुत ज्यादा आपस में लड़ने लगेगा, जो अभी भी हम देखते हैं। तो उस चीज को, दे लर्न टू डिस्ट्रॉय व्हाट वी क्रिएट, मतलब हम जितना भी चीज पैदा कर रहे हैं, हम अगर युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उसका नुकसान ही कर रहे हैं ना, उसको डिस्ट्रॉय ही कर रहे हैं। तो जो कल की अवतार है, कल की अवतार इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। अब ये हमारे भगवत पुराण में या ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे डार्विनिज्म में कहीं नहीं लिखा, क्योंकि डार्विनिज्म प्रूफ बेस्ड, मतलब जो चीज है वो है,
जो नहीं है उसका प्रेडिक्शन उसमें नहीं किया गया, लेकिन हमारे ऋग्वेद और हमारे भगवत गीता में कल्कि का वर्णन है। तो हमारा ये चर्चा का विषय नहीं, हमारा चर्चा का विषय ये है कि कैसे डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी और भगवान विष्णु का अवतार, ईच एंड एवरी अवतार इज इंटररिलेटेड, कैसे इंटररिलेटेड है एंड रिजेंबल्स डार्विन्स थ्योरी, और वो किस तरह से डार्विन के थ्योरी को रिजेंबल कर रहा है, क्या समानता है, क्या कोरिलेशन है। तो एक बार मैं अगर समराइज करूं तो पहला अवतार है, द फर्स्ट अवतार इज इन वाटर in form of fish, मत्स्य अवतार. It's fulfilled Darwin's theory of life developed in water. एकदम क्लियर है कि मछली पानी के अलावा बाहर रह ही नहीं सकती है, तो जीवन का प्रारंभ, जीवन का विस्तार हमारा पानी के अंदर हुआ, जो कि डार्विन ने भी कहा, और हमारे पहले अवतार में विष्णु जी का भी अवतार मत्स्य। द्वितीय अवतार है, सेकेंड अवतार इज टर्टल, कूर्मा अवतार. It fulfills Darwin's continuous struggle of fishes to change and adapt to amphibian life. मैंने जो आपको बोला कि एकदम सडन चेंज नहीं होता, अगर हम कोई चीज तुरंत बदलना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होती है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है. तो लाइफ है, आप मछली को पानी से बाहर निकालिए, वो 10 मिनट के अंदर मर जाएगी, लेकिन अगर पानी से बाहर रहने वाला प्राणी बना तो डार्विन के हिसाब से उसके अंदर उसकी जीन्स में ग्रेजुअल चेंज आया, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पास हुए, और धीरे धीरे करके फिश से हमारी एम्फीबियन आई, जो कि पानी के साथ साथ लैंड पे भी सर्वाइव कर सकती है. और उसी तरीके से अगर मछली के बाद फिशेस के बाद एम्फीबियंस आए, तो हमारे दूसरे अवतार मत्स्य के बाद विष्णु जी का दूसरा अवतार कूर्म अवतार आया. अब कूर्मा अवतार जो है लैंड में भी रह रहा है और जमीन पे भी रह रहा है, पानी में भी रह रहा है. तो अगला जो भी डेवलपमेंट है वो लैंड के अंदर तो अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी है. अब पानी के अंदर तो अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी है. अब डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई है लैंड के, तो लैंड के ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, तो फिर खाली टर्टल तो नहीं रहा होगा, और भी उसके बाद वेरिएशंस आए, जो इतने सारे एनिमल्स बनते चले गए, एम्फीबियंस में भी बहुत सारी वैरायटीज बनी. तो हमारा जो तीसरा अवतार विष्णु जी का हुआ वो हुआ वराह अवतार. वराह अवतार केवल लैंड पे रह रहा है, और ये हमें क्या दिखा रहा है, द थर्ड अवतार इज बोर. It is totally terrestrial animal. Boar reminds us about the dinosaurs that lived on Earth thousands years earlier. अगर हम कोरिलेट कर रहे हैं, कोरिलेट ही हम कर रहे हैं, तो बोर को अगर आप देखिए जिस तरीके से वराह अवतार दिखाया जाता है, और जो हम डायनासोर्स की एक छवि हमारे दिमाग में है, किसी ने नहीं देखा है, हमने सिर्फ फॉसिल्स में देखा, उनको बनाया, क्रिएट किया, तो थोड़ी सिमिलैरिटीज दिखती है. वो भी एक पार्ट ऑफ एवोल्यूशन है. बोर अवतार के बाद चौथा अवतार आया नरसिंह अवतार. नरसिंह अवतार, द बॉडी इज ह्यूमन फॉर्म एंड फेस एंड हैंड्स आर लॉयन. जो मैंने अभी आपको बताया कि ये कंप्लीटली एनिमल भी नहीं है और कंप्लीट ह्यूमन भी नहीं है, बीच का ट्रांसफॉर्मेशन है. यानी एनिमल से ह्यूमन बनने के बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उनके बीच का एक कड़ी है, ये लिंक है. कोई भी चीज डेवलप होने के बीच की एक लिंक है, जो हमारे नरसिंह अवतार में दिखती है. फिफ्थ अवतार हमारे वामन अवतार. वामन अवतार इज शॉर्ट एंड इंटेलिजेंट मैन. वामन अवतार एक तरीके से फुल्ली ग्रोन, मतलब फुल्ली डेवलप्ड मैन है, लेकिन फुल्ली डेवलप्ड इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप्ड है. उनकी बॉडी ह्यूमन जैसी है, बट प्रपोर्शन थोड़ा सा अलग है. बॉडी शॉर्ट है, 4 लिम्ब लंबे हैं, और तो एक प्रपोर्शन जो आज की एक डेट में हम एक ह्यूमन का परफेक्ट प्रपोर्शन देखते हैं, उससे थोड़ा अलग है. शॉर्ट हाइटेड बट ब्रेन फुल्ली डेवलप्ड है. ब्रेन
डेवलप हो चुका है, सम पार्ट में कहीं स्पीच भी डेवलप हो चुकी है, उनको बोलना आ गया है, उनको बातें करना आ गया, अपनी बातों को शब्द देना आ गया है। अब यहाँ से इवोल्यूशन, अब यहाँ से एक तरीके से ह्यूमन हम बन गए। अब ह्यूमन के अंदर ग्रेजुअली कैसे डेवलपमेंट होने लगा? ह्यूमन तो हम बन गए वामन अवतार में। ह्यूमन के बाद वामन अवतार के बाद हमारे आए परशुराम जी। परशुराम जी फुल्ली ग्रोन मैन है, और सिविलाइजेशन में हम पढ़ते हैं ना कि व्हील का इन्वेंशन हुआ, एक्स का इन्वेंशन हुआ, तो परशुराम जी को जब भी आप देखिए एक्स के साथ देखिएगा, उनका मेन वेपन जो है वो एक्स है। और मैन हु स्टेड इन जंगल, पहला जो सिविलाइजेशन था वो जंगलों में ही था। परशुराम जी भी किसी राज्य में, किसी ऐसे नहीं, वो जंगल में रहे ऐसा दिखाते हैं। परशुराम जी को बोला जाता है कि उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया, संहार किया, यानी कि वो जो अवतार था उस अवतार के समय में बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हुए। उन्होंने कोई सोफिस्टिकेटेड लाइफ नहीं दिखाता, एंड ये अवतार इमॉर्टल है, मतलब आज भी जिंदा है। और इनको हम कैसे आज की डेट से अगर हम जोड़ना चाहें तो ये आज भी कहीं जंगल में रह रहे हैं, जो कि अगर इवोल्यूशन के कोरिलेट कर रहे हैं तो ट्राइबल्स हमारे आज भी जंगलों में हैं, जो सिविलाइज नहीं है लेकिन वो जीते हैं, और उनका मेन हथियार या जो भी है वो परशुराम जी से रिजेंबल करता है। उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो तरीका था जीवन जीने से, उससे बहुत रिजेंबल करता है। नेक्स्ट, रामचंद्र जी, राम अवतार, 7th अवतार इज राम अवतार, perfect gentleman and is called मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ से एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज लाइफ एंड सोसाइटी स्टार्ट हुई। सोसाइटी मतलब आपका हर किसी से आपका एक रिलेशन होता है, चाहे आपके परिवार में, आपके समाज में हायरार्की स्टार्ट हुई, लीडरशिप स्टार्ट हुई, एक सिस्टम स्टार्ट हुआ। ह्यूमन तो हम बन गए, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया, लेकिन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को भी अगर हमको डेवलप करना है तो उसमें भी इवोल्यूशन हो रहा है। तो रामचंद्र जी का अवतार परशुराम जी के बाद परफेक्ट मैन का अवतार है। अब जब इंसान ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होगी तो जेलस की भावना आती है। जेलसी इतनी बढ़ गई कि आपस में ही एक दूसरे को परिवार में ही प्रॉब्लम करने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे। इस हद तक जेलसी होगी कि किसी का भला नहीं देख पाए, अपने ही परिवार में अपने वर्चस्व के लिए मारने लगे, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। तब विष्णु जी का 8वां अवतार कृष्ण अवतार के रूप में आया, जिन्होंने एक सिस्टम सेटल किया। अगर जहां ये एक तरीके से अगर मैं बोलना चाहूँ, मैं जो मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो टिट फॉर टैट वाला ये अवतार था। अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ हम अच्छे हैं, अगर आपने मेरे साथ गलत किया है तो आपको उसका मैं आंसर दूंगा। आपको कैसे समझ आना है वो आपके सामने वाले के नेचर के हिसाब से डिसाइड होता है रूल। जरूरत पड़ी तो रण छोड़ के भाग गए, जरूरत पड़ी तो पूरा महाभारत का युद्ध करा दिया, दोनों चीजें। तो मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है टुडेज पॉलिटिशियन, एज पर नीड वो अपना चेंज कर लेना, कैसी उस समय की डिमांड है, ये भी एक इवोल्यूशन है। कैसी उस समय की डिमांड है, उस टाइम के हिसाब से कौन सी चीज हमारी परफेक्ट बैठती है कि सोसाइटी का बैलेंस मेंटेन रहे। ये अवतार, कृष्ण जी के अवतार में हमको ये सारी चीजें दिखती हैं। तो ये टुवर्ड्स कॉन्शियसनेस जो डेवलपमेंट हो रहा है वो विष्णु जी के इन अवतारों में दिख रहा है। एंड होते होते आप एक सीमा तक सुधारते हैं, चीजें सुधरती हैं, लेकिन इसकी वजह से इंटरनल बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना, क्लेश पैदा हो जाता है। सब कोई भी खुश नहीं है, सब कुछ है लेकिन खुशी और शांति नहीं है। ये कब आएगी? जब आपके अंदर इंटरनल पीस होगा। आपको एक सारी सुख सुविधाएं हैं घर में, हर फैसिलिटी है, लेकिन हर समय घर में क्लेश हो रहा है, तो घर में रहने की इच्छा नहीं होगी, तो समाज में कितना प्रॉब्लम होगा। अब समाज को इन सारी चीजों को महसूस करने के लिए, भोगने के लिए
समझने के लिए शांति की जरूरत है। तो ये विष्णु जी का 9वां अवतार, जो पुराणों में नहीं है लेकिन अब हम मानते हैं कि ये अवतार है बुद्ध का अवतार, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, खुश रहने के तरीके समझाए कि अगर आपका मन में शांति है, आप पॉजिटिव थिंकर हो, आप सब कुछ अच्छे से पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हो, हर चीज के नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, शांति की तरफ, शांति का ज्ञान देना और उस चीज को महसूस, जो आपके पास है उसको महसूस करो, उसको, तब आप एक्चुअली खुशियां पाओगे। यानी कि इतना डिस्ट्रक्शन कृष्ण जी के समय में हुआ कि उसके बाद शांति की जरूरत बहुत थी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी वाइज काफी अच्छे ग्रो कर चुके हैं, लेकिन हम उस चीज को फील नहीं कर पा रहे। उस फील को करने के लिए जो इवोल्यूशन, जो कॉन्शियसनेस की जरूरत है, जो समझ की जरूरत है, चेतना की जरूरत है, वो हमारे बुद्ध अवतार से आती है। नेक्स्ट आया लास्ट अवतार, जिस दशावतार का 10वां अवतार कल्कि अवतार। 10th अवतार इज कल्कि अवतार। कल्कि इज मैन विथ वेपन, टेक्नो ह्यूमनॉइड मैन ऑफ टुमारो। जब मैं ये प्रिपरेशन कर रही थी, मैं आपको एक ऐसे छोटी सी बात बताती, जब मैं ये प्रिपरेशन कर रही थी करने की, तो मेरी बेटी ने बोला, मम्मा ये अवतार तो अभी आए नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई एआई का नया इन्वेंशन हो। मे बी, मुझे भी ऐसा थोड़ी उसके साथ हंसी आई, लेकिन मे बी, क्योंकि आज की डेट में हम उड़ने वाले घोड़े पे तीर धनुष कमान लेकर के नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। यानी कि ये टेक्नो ह्यूमनॉइड मैन ऑफ टुमारो, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, और ये जितनी भी चीजें हैं ये ग्रंथों में इनके अवतार लेने के पहले से लिखी हुई है। और डार्विन ने चीजों के होने के बाद उनके प्रमाणों के साथ डार्विन्स थ्योरी की है। तो कल्कि का अवतार, यानी कि हमारे जो पुराण है उसमें पहले से लिखा हुआ है कि कल्कि अवतार आएगा, तो कल्कि अवतार फ्यूचर का मैन है, तो वो तीर धनुष का या बाण या एक्स इन सब से तो नहीं वार करेगा ना, ये तो टेक्नो युद्ध है। मे बी ये एआई से रिलेटेड कोई इतना टेक्नो से भी इंजीनियर हो, कुछ हो, मैन हो, जो कि वापस से चीजों को सही लाइन पे ले आए। तो बस मेरा ऐसा कुछ नहीं कहना है कि डार्विन्स की थ्योरी गलत है या ये है वो। डार्विन्स की थ्योरी अपने आप में बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए सबसे प्रूवन चीज है। लेकिन बस मैं एक चीज जो कभी सोचती हूँ दशावतार के बारे में, तो मैंने इसको देने का यही एक मतलब मेरा मतलब था कि विष्णु जी के जो अवतार हैं वो कितने सिस्टमेटिक हैं इवोल्यूशन के हिसाब से। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि कभी आगे पीछे हो गए? अगर इनको हम अरेंज करते तो कितने सिस्टमेटिक हैं और कितने अच्छे से रिजेंबल करते हैं डार्विन्स की थ्योरी और हमारी शास्त्रों की विष्णु अवतार, दशावतार की थ्योरी। तो हमारा शास्त्र, हमारे विष्णु अवतार और डार्विन्स थ्योरी दो अलग अलग चीजें हैं, बट एक दूसरे को रिजेंबल करती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है। डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, सिविलाइजेशन। बस आज का मेरा कुल छोटा सा ये प्रयास था कि मैं अपनी बात रख सकूं कि कैसे मैथोलॉजी और साइंस आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। क्यों कोई अवतार आगे पीछे नहीं हुए, जैसे अवतार हुए वो किस तरीके से कोरिलेट कर जा रहे हैं हमारे डार्विन्स इवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से। बस आज की बात मैं यही समाप्त करती हूँ, और एक बार फिर से मैं साइंस कम्युनिकेटर्स ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया। थैंक यू।